तो हम लोग क्या सीख रहे थे, कैरल सीख रहे थे। हम कैरल कार्बन के बारे में जाने, किसको बोल रहे थे कैरल कार्बन। तो वैसा कोई भी कार्बन जिसके जो 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो वो चारों क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे अगर यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, तो ये चारों का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, तो इस कार्बन को बोला जाता है कैरल कार्बन। ये वाला कार्बन को, वह कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग लगे, उसका अलग है कैरल कार्बन। और अगर ये कैरल कार्बन है और ये कार्बन बनाया होगा एक मॉलिक्यूल, इस पूरे को मॉलिक्यूल बोलेंगे, और इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है कैरल मॉलिक्यूल। क्या समझ में आ रहा है ना? ये है कैरल कार्बन और ये है क्या, कैरल मॉलिक्यूल। अगर आपको डेफिनेशन पूछे किसको बोलते हैं कैरल मॉलिक्यूल, तो वैसा कोई मॉलिक्यूल जिनके पास मिनिमम एक कैरल कार्बन हो। और अगर कैरल कार्बन पूछे तो क्या बोलेंगे, वह कार्बन जिसके 4 सब्स्टिट्यूएंट, चारों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट 4 सब्स्टिट्यूएंट से वो अटैच रहे। वह कार्बन जो 4 डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से अगर अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैरल कार्बन। और ये थोड़ा सा होने के लिए हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। स्टार ये डिफाइन करता है कि ये वाला कार्बन क्या है, कैरल कार्बन है। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके होने से हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कैरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब वो लाइट के साथ है ना बिहेवियर को शो करेगा। ऐसा नहीं, अभी हम जैसे हम लोग पीछे किए थे ना, पीपीएल लाइट को पास करेंगे तो उस लाइट के साथ कुछ ना कुछ करेगा, मतलब उसको या तो रोटेट कर देगा है ना क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज। चलिए कुछ जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, जैसे CH4 एक मीथेन मॉलिक्यूल है। अगर सवाल पूछे क्या ये मीथेन मॉलिक्यूल हमें ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं, मतलब कि अगर इसका सॉल्यूशन बनाए हम और इसमें अगर पीपीएल को पास किया जाए तो हमारा जो डिटेक्टर होगा वो इस चीज को डिटेक्ट कर पाएगा, मतलब कि क्या इसमें पीपीएल वाले लाइट में किसी तरह का चेंजेस आपको दिखेगा या नहीं। चेंजेस मतलब कि या इसमें किसी तरह का रोटेशन क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक होगा कि नहीं, सो है ना। चलिए तो पता करते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को होना है तो ये मॉलिक्यूल को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो ये होना पड़ेगा इसको कैरल मॉलिक्यूल। और अगर इसे कैरल मॉलिक्यूल होना है तो इसके पास एक कैरल कार्बन होना चाहिए। इस CH4 में मात्र एक ही कार्बन है और जिसके पास चारों तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये क्या, ये चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं या कोई दो भी सेम हो जाए, इसमें तो चारों सेम है। और अगर चारों सेम है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ये जरा सा भी कैरल होगा क्या, नहीं, ये कैरल कार्बन नहीं है और कैरल कार्बन नहीं तो कैरल मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमारा है ना। चलो तो इसी तरह से अच्छा, कैरल कार्बन जो होता है उसको एक और नाम बोला जाता है ए सिमेट्रिक कार्बन। और इसको थोड़ा डिनोट करने के लिए हम लोग कार्बन जो होता है, अगर वो कार्बन कैरल हो गया या एसिमेट्रिक हो गया तो उसको हम स्टार से दिखाते वहीं पे। अच्छा क्यों बोला गया उसको एसिमेट्रिक, सो समझिए। जब हम लोग ईथर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीखे थे कि ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप होता है और ये दोनों अल्काइल के बिहेवियर के अनुसार से, इसका नेचर के अनुसार से ईथर 2 तरीके से था। एक था सिमेट्रिकल और एक क्या था, अनसिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल, अगर यहाँ पर अगर हम बीच से एक प्लेन को पास करें और अगर दोनों सेम इक्वल मिलता था हमें या मिरर इमेज मिलते थे दोनों, तो उसको बोलता है सिमेट्रिकल। और अगर यहाँ से प्लेन पास करने से बीच से अगर हमें वो मिरर इमेज नहीं मिलता था तो क्या होता, अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिक और इसिमेट्रिक भी उसी का सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, अनसिमेट्रिकल या तो एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई कार्बन अगर कैरल है, कैरल होने के लिए इसके पास X, Y, Z और यहाँ पे कुछ मान लो ऐसे कुछ 4 डिफरेंट का जरूर होगा।
तो अगर तुम आप यहाँ से कहीं से भी प्लेन पास करो, या तो यहाँ से आप प्लेन पास कीजिए, कहीं से भी पास कीजिए, उसको बीच से बांटने की कोशिश कीजिए, तो कभी भी आपको इक्वल चीज मिलेगा क्या? नहीं। अगर इक्वल का बोलते तब यहाँ ए और यहाँ भी ए होता है ना। अगर ऐसे पास करोगे तो यहाँ पे आपको सेम दिखने को पड़ेगा। तो कभी भी अगर कैरल है तो चारों अलग अलग होंगे, और चारों अगर अलग अलग होंगे तब वो कभी भी सिमेट्रिक वाला नेचर नहीं दिखा सकता, मतलब प्लेन पास करने से कभी भी इक्वल चीज नहीं मिल सकता है। तो इसको हम ये वाला कार्बन, मैंने क्यों, तो ये वाला कार्बन को हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक। ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है, इसको हम कभी कोई भी प्लेन से इसको बांट नहीं सकते हैं ना। ये हायर क्लास जब हम जाएंगे ना उसमें जब, तो उसमें भी ये पढ़ना पड़ता है। अभी तो हमारे लिए बस कैरल सीखना है कि कैरल क्या होता है, कैरिटी क्या होता है, सोच समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल से करके देखेंगे हमारा क्या होगा। मोटो क्या है कि हमारा जो कंपाउंड है, क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल है, क्या वो मॉलिक्यूल कैरल मॉलिक्यूल है या नहीं। अगर वो कैरल मॉलिक्यूल है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, तो कैरल मॉलिक्यूल के लिए उस मॉलिक्यूल के पास कैरल कार्बन होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, ऐसे अगर एक हम लिखें CH3CH3 इथेन को, अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क्स हमें पता करना है। तो पता करेंगे क्या ये कैरल है कि नहीं। कैरल होने के लिए इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन का चारों अलग अलग है, नहीं इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन मतलब ये चारों अलग अलग नहीं है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें अलग नहीं है, मतलब ये इसमें किसी तरह का कैरल कार्बन नहीं है। और कैरल कार्बन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल भी कैरल नहीं होगा। और अगर कैरल मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। मतलब इसका अगर सॉल्यूशन बना के, है ना, अगर सॉल्यूशन बना के इसमें अगर आप पीपीएल लाइट को पास कीजिएगा तो आपको उस लाइट में किसी तरह का डेविएशन, किसी तरह का, है ना, उसमें इफेक्ट या तो रोटेशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। समझ। इस तरह से आप कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर तो अच्छा कंपाउंड अगर जाना पहचाना कंपाउंड को लिया जाए तो आप ग्लूकोज को जानते हैं ना, ग्लूकोज जिसको C6H12O6, इसको अगर बनाए तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे ऊपर पे एल्डिहाइड, फिर नीचे CH2OH, उसके बाद राइट राइट लेफ्ट राइट। ये है हमारा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस ग्लूकोज में अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं किस बात पे डिपेंड करेगा, इस मॉलिक्यूल पे, इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या अगर ये मॉलिक्यूल कैरल मॉलिक्यूल होगा तो जी हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ये कैरल नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा। और कैरल मॉलिक्यूल कब होता है, इस 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6 कार्बन, है ना, इसके पास मिनिमम 1 कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कैरल कार्बन होना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं। ये वाला कार्बन को देखा जाए, अगर सबसे फर्स्ट वाले कार्बन में जिसमें 1 2 3 4, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, है ना। और इधर क्या है, 2 बॉन्ड से ओ, हम क्या चारों बॉन्ड होना चाहिए जिसमें से एक और ये दोनों अलग है लेकिन बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ, ओ से, मतलब ये कैरल नहीं है। इसको देखो, इसमें एक सब OH H, एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ इतना, तो चारों डिफरेंट है, हाँ मतलब ये कैरल है। और कैरल होने के लिए यहाँ पे स्टार लगाएंगे। उसी तरह से ये वाला भी कार्बन भी कैरल है, ये वाला भी कैरल है, और ये वाला भी कैरल है। ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें एक साइड तो इतना पूरा, फिर इसको अगर और देखा जाए तो इधर H इधर H, ये दोनों H क्या है, सेम है, ये कैरल हो सकता है। मतलब एक ग्लूकोज में आउट ऑफ 6 कार्बन दे आर 4 कार्बन विच आर कैरल कार्बन। अगर 4 कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल भी कैरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। मिनिमम एक भी कार्बन होना चाहिए जो कैरल होना चाहिए। हमारे पास तो 4 कार्बन है, मतलब इसमें तो कैरल होगा ही होगा, है ना। और अगर ये कैरल होगा मतलब इसमें कैरल कार्बन है, मतलब ये कैरल मॉलिक्यूल बन गया। और अगर ये कैरल मॉलिक्यूल बन गया देन इट विल आल्सो डेफिनेटली शो व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। मतलब इसमें अगर इसका ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के आप पीपीएल लाइट को पास कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको उस लाइट में रोटेशन मिलेगा, है ना, या तो क्लॉकवाइज मिलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, कहीं ना कहीं तो घूमेगा। जैसे अगर यहाँ पे रखा जाए सॉल्यूशन और इस पीपीएल को पास किया जाए
यहाँ जैसे सोल्यूशन पास होगा या तो ये ऐसे घूमेगा या तो ये ऐसे घूमेगा। इस वाले केस में तो ऐसे घूमेगा ये, है ना। क्यों घूमेगा वो एक्सपेरिमेंट वाला चीज है ना। चलिए अगर ये हम सीख गए तो आते हैं दो वर्ड सीखते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, है ना। ये दो नाम देखो, इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी के शॉर्ट में हम लोग डी भी लिखते हैं, इसको एल, और अगर शॉर्ट में लिखा जाता है तो इसको प्लस लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है माइनस। आखिर ये दोनों है क्या, क्या लिखा गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लीवो रोटेटरी। देखो ये एक तरह का नेचर है ना। जैसे एक मॉलिक्यूल होगा, है ना, कोई मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल क्या है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है मतलब इसके पास पक्का कोई ना कोई कार्बन होगा, है ना। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला मॉलिक्यूल होगा या तो वो लीवो रोटेटरी वाला मॉलिक्यूल होगा, या तो मतलब कि डी होगा या तो वो एल होगा। तो क्या डी है क्या एल है उस चीज को जरा समझते हैं। जैसे कि हम क्या बोले, इसका हम नाम देते हैं, कुछ मान लेते हैं इसका नाम है एक्स, ठीक है। तो हम एक सॉल्यूशन लिए, है ना, सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन मतलब कि अपना सॉल्वेंट लिए, उसमें फिर मिला दिए एक्स को, तो बन गया एक सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स। अगर ये सॉल्यूशन ऑफ एक्स है और हम क्या बोलते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम अगर लाइट को लेके आए, है ना, फिर यहाँ पे पोलराइजर को लगाएंगे ताकि हमारा लाइट बन जाए पीपीएल लाइट, है ना। और पीपीएल लाइट को यहाँ पे पास करेंगे और ये है एक्टिव, तो इस लाइट को क्या हमें ये लाइट मिलने वाला नहीं। अगर ये सीधा जाएगा और ये सीधा मिल नहीं सकता, क्योंकि सीधा नहीं मिले, सीधा कब मिलता है, अगर ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। अगर एक्स मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इसमें किसी तरह का कार्बन वगैरह नहीं होता तो हमको जैसा भेजते वैसा मिलता। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमारा लाइट तो रोटेशन करेगा ही करेगा। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमें मिलना था ऐसे करके, तो ये क्या करे, क्लॉकवाइज घूम जाए, या तो ये हो सकता है, अच्छा किधर घूमेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि या तो क्लॉकवाइज घूम जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये था ओरिजिनल और यहां से घूमेगा, है ना, और अगर ये था ओरिजिनल तो इधर आ सकता है ना। तो देखो ये वाला जितना एंगल से घूमेगा इसको बोलते हैं थीटा, फिर इसको थीटा, इस थीटा को बोला जाता है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितना एंगल से वो हमारा जो पीपीएल है लाइट है सो घुमा है, इसे कहा है एंगल ऑफ रोटेशन ऐसे। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स था, अगर हम कोई अनदर मॉलिक्यूल लेकर आए वाई और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका अगर सोल्यूशन मिला दे इसमें, तो ये 100% ये भी लाइट को घुमाएगा और ये जो लाइट को घुमाएगा ये भी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो घुमाएगा थीटा वो पक्का इसके लिए कुछ अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। तो ये कुछ अलग एंगल से घुमाएगा, ये कुछ अलग एंगल से घुमाएगा, हाँ, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो अब देखो क्या था ये सी, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, इधर क्लॉकवाइज, तो उस वाले मॉलिक्यूल को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। और अगर वही मॉलिक्यूल अगर किसी पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है मतलब ऐसे घुमा देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल। मतलब इस वाले एक्स को अगर हमें एक्सपेरिमेंट से पता चल जाए कि हमारे पास जो एक्स था वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो उसका नाम होगा एक्स का उससे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, डी, है ना। और अगर पता चल जाए कि अगर वो एक्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज अगर लाइट को घुमाया है तो उसका नाम से पहले हम क्या लिखते हैं, एल। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए तो और अगर कर, है ना, तो जैसे अगर हम बोले, जैसे अगर कोई, अच्छा ये नाम दो तीन तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल इसका नाम है ए बी सी, है ना, क्या नाम है, ए बी सी, और अगर उससे पहले अगर हम डी लगा दिए ऐसे, है ना, या तो हो सकता है ये डी को प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस ए बी सी,
तो ये क्या बताया, ये नाम क्या बता रहा है, खुद में डिफरेंस बताते हैं कि ये जो एबीसी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डी लगा है, मतलब ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव चीज है, मतलब ये लाइट के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये शो करेगा। अब ये डी लगा दिया मतलब वो वही बता दिया कि कैसा एक्टिविटी शो करेगा। मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन बना के इसमें पीपीएल लाइट को पास कीजिएगा तो ये जो लाइट होगा वो 100% क्लॉक वाइज घूमने वाला है। मतलब अगर कोई लाइट को क्लॉक वाइज घुमा देगा, इसी कारण से क्या लिखा हुआ है डी। अगर यहीं पे लिखा रहता एल, मतलब इस मॉलिक्यूल जो होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, वो जो लाइट को किधर घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो डी और एल का मतलब समझ में आ गया, है ना। और जैसे बहुत ज्यादा फेमस एक जो नाम होता है ना, जो आप लोग सुनते होंगे, है ना, ग्लूकोज कभी भी खरीदाइए तो ग्लूकोज और बाद में लिखा होता है डी। नहीं, इस डी का तो मतलब कुछ अलग होता है कि मतलब कि वो राइट हैंड साइड ओएच होने के कारण, तो सबसे लास्ट वाला कार्बन का, लेकिन इसको लोग कभी ऐसे भी समझा देता है और ऐसे भी मतलब बोल भी सकती इस बात को, है ना, कि हालांकि छोटा वाला डी बताता है उस चीज को, बड़ा वाला डी नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको भी बोल सकते हैं। ये मेनली किसको दिखाता है कि जो ग्लूकोज जो छापे थे उसमें आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो सबसे लास्ट वाला जो था 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ पे एल्डिहाइड, जो सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है उसका OH अगर राइट हैंड साइड है, इसी कारण से इसको डी बोला जाता है। और अगर ये OH इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसका बोला जाता है एल, मतलब बड़ा वाला एल, है ना। लेकिन इस डी का अगर हम रिलेट करें अगर उस छोटे वाले डी से भी, तो हम लोग ये समझ में आता है कि ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, जो कि आप जानते हैं क्योंकि अभी ग्लूकोज को हम देखे थे उसमें 4 कार्बन था, है ना, 4 कार्बन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर डी लिखा हुआ है, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का सोल्यूशन में अगर हम पीपीएल को पास करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करेगा। मतलब कि ये जो लाइट होगा, है ना, इट विल रोटेट व्हाट, है ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसके बाद जो डी लिखा हुआ है मतलब ये बता दिया कि आप जो ग्लूकोज खरीद के लाए हैं वो जो लाइट को रोटेट करने वाला है वो किधर करने वाला है, क्लॉकवाइज की ओर किधर करेगा, क्लॉक। क्योंकि ये डी बताया, डी किसको बोलते हैं, डिस्टोर्टर को। डिस्टोर्टर किसको बोलता है, जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। कौन सा लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये ग्लूकोज डी प्लेन पोलराइज लाइट को तुम अगर करोगे एक्सपेरिमेंट तो पक्का देखोगे क्लॉकवाइज से इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। समझ में आया, चलिए कितना समझ में आ गया। अब जैसे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ना, और CH3, ये बोलेगा कि इसके बारे में कुछ हमें बताइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो इसको होना पड़ेगा कायरल मॉलिक्यूल। अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तभी जाके ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बिल्कुल सही। इस कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए इसका क्या कंडीशन है ना, इसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। इसको जरा देखिए तो क्या कायरल कार्बन है इसमें, कहीं 1 2 3 कार्बन है, उसमें से ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ कायरल है क्योंकि इधर H है, इधर CH3, इधर OH, इधर COOH, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे इस कार्बन के, मतलब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। और अगर एक भी कायरल कार्बन मिल गया उसमें, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो गया। और जी हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अब हमारा सवाल ये उठेगा कि बताओ तो फिर ये डी है कि एल। मतलब अगर इस लाइट, अगर इस मॉलिक्यूल को सोल्यूशन बना के इसमें पीपीएल पास किया जाए तो आप बोल दिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब आप ये श्योर है इस लाइट को आप या तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब ये लाइट को कहीं ना कहीं तो रोटेट करना ही वाला है ना, और कहीं ना कहीं अगर रोटेट करने वाला है तो किधर करेगा, सो हमसे अगर सवाल पूछेगा तब। देखिए तो हम ये इस मॉलिक्यूल को देख के हम कभी नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये डी होने वाला है या एल। मतलब अब याद कर लीजिए उसका बात अलग है कि आप किताब में देख लीजिए ऐसा छपा है तो डी होगा, है ना, या तो ऐसा छपा है तो एल होगा, वैसे नहीं।
लेकिन अगर कोई अननोन सा मॉलिक्यूल आ गया जिसको अगर आप बुक में आप नहीं देखे हैं कभी, है ना, या तो उसको याद नहीं किए हैं, तो कभी भी आप उसको बाय द स्ट्रक्चर से, है ना, आप ये नहीं बता सकते वो डी होगा या एल होगा, है ना। मतलब तो कैसे पता करना पड़ेगा, तो इसका एक ही उपाय बचेगा, है ना, कि आप उस मॉलिक्यूल को लेके जाइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, है ना। आप उस मॉलिक्यूल को लेके लैब में जाइए और क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए उस पीपीएल लाइट के साथ, तब भी आप इसको बता पाएंगे कि ये डी है कि एल। लेकिन हाँ, अगर एक बात पता चल गया, मान लीजिए इसको आप लेके गए, है ना, सकारा सेंटर था और इसमें लैब में गए और आपको पता चल गया ये क्या है, डी है, क्या है, ये डी है, तो आप क्या कीजिए, इसके जस्ट जो मॉलिक्यूल है उसके सामने मिरर रखिए। अगर ये मिरर लिखते देखो COOH जीरो का त्यों रह जाएगा, ये वाला कार्बन भी और ये से, मतलब जो वर्टिकल लाइन वाला था ये वाला चीज में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। लेकिन जो OH है, अगर इधर से आना रखेंगे, जो OH इधर साइड में था क्या हो जाएगा पहले, और जो H था कहाँ चला जाएगा इधर। देखो, तो अगर ये बैक स्पेंड हमको पता चल जाए कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, अगर डी है, तो इसके सामने अगर मिरर रख दिया जाए तो उसके बाद जो बनेगा वो पक्का तुम्हारा एल होगा। अगर ये पता चलता कि ये एल है एक्सपेरिमेंट से, तो इसके सामने आप मिरर रखिए और वो जो कंपाउंड बनेगा वो पक्का क्या बनेगा, डी, समझ। तो अगर ये डी पता चला है तो ये क्या बनेगा मेरा एल, ऐसे करके। तो देखो, तो इन दोनों कंपाउंड को जरा देखा जाए, यहाँ पे बना है कंपाउंड सो, और ये जो कंपाउंड बना है सो, देखो ये क्या है, डी वाला फॉर्म है, ये वाला क्या है, एल वाला फॉर्म। डी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका सॉल्यूशन बना के अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ये क्या करेगा, उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। जबकि अगर इस वाले कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के अगर हम उसमें पीपीएल लाइट को पास करेंगे तो किधर करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब जरा इन दोनों कंपाउंड का देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस वाले का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है ना, और इसका जो आईयूपीएसी नेम भी है इसका भी आईयूपीएसी नाम सेम है। देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, और आईयूपीएसी नाम भी सेम, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का अलग है। ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है जबकि ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आईयूपीएसी नेम भी सेम, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की प्रॉपर्टी अलग अलग, मतलब ये जाएगा स्टीरियो आइसोमर में, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर नहीं ना बोलता था कि अरेंजमेंट का आइटम, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल वाला भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है। अच्छा, इनका जो हो गया है प्रॉपर्टी अलग, वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, लाइट के रिस्पेक्ट में, कि ये लाइट को क्लॉकवाइज, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों आइसोमर तो होंगे, ये भी फिक्स है, क्योंकि दो चीज है, दो का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी अलग है, इसी कारण से आइसोमर, है ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल वाला आइसोमर नहीं हो सकता है क्योंकि इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो भी सेम है, मतलब अगर बोले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। तो जाएगा स्टीरियो में। अब स्टीरियो में था क्या क्या, जियोमेट्रिकल था। अच्छा, जियोमेट्रिकल क्या बोलता था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है वो लाइट के कारण आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे लिखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ऑप्टिकल आइसोमर के। कभी भी अगर ऐसे बोले कि ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल होगा, अगर कहीं भी अगर आप देखते हैं जिससे लिखा हुआ है सेम नाम लिखा रहेगा, जैसे ग्लूकोज रहेगा, बोलेगा कि अगर ऐसा एग्जांपल है कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, अगर ये दो कंपाउंड है तो बताइए कि किस तरह का एग्जांपल है। देखो, ग्लूकोज मतलब आइसोमर होगा पक्का, और इनमें क्या डी लगा हुआ है, क्या एल लगा, मतलब ये लाइट को क्लॉकवाइज करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसका, एक ऑप्टिकल आइसोमर का। समझ में आ रहा होगा। और क्या आप डी से एल बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, कोई भी कंपाउंड दीजिए, अगर आप उसका डी बता दिए तो हम एल बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे करके, तो उसके सामने क्या लग देंगे, मिरर को लग देंगे, मिरर रखने से जो भी बनेगा सो। जैसे अगर हम ग्लूकोज का ही बात करें,
ग्लूकोज का बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि होता है C6H12O6, ऊपर में एल्डिहाइड है ना, फिर नीचे भी अल्कोहल। फिर कैसे ये राइट राइट लेफ्ट और राइट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा देखो, हम यहाँ जो बोल रहे थे राइट राइट लेफ्ट राइट, इसका बोलने का मतलब ये था कि देखो ये 4 कार्बन जो हैं वो चारों कायरल हैं, है ना, और चारों कायरल हैं। तभी आप देखें कि सिर्फ अगर पीछे वाले क्या हुआ था, मिरर रखने से OH बदल रहा था, तो अगर इस OH को अगर यहाँ से इधर कर दिया जाए तो अगर ये वाला अगर D होगा, मान के देखिएगा, जिसके कारण से क्या बन रहा है, D बन रहा है, क्योंकि कायरल है तो लाइट घुमाएगा घुमाएगा। और अगर इस OH को अगर इधर कर दे तो ये क्या बना देगा, इसको L बना देगा। तो क्या ग्लूकोज रहेगा? नहीं रहेगा। मैंने अगर ग्लूकोज में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, उसमें तो जो OH होता है तो होता ही है, बाकी OH तो पोजीशन किधर है वो भी फिक्स है, कि अगर यहाँ राइट के साइड अगर OH है तो ग्लूकोज में हमेशा राइट के साइड ही इधर ग्लूकोज होना चाहिए, तब जाके ये ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज तो होता ही होता है, साथ ही साथ डी ग्लूकोज, मतलब ये डी वाला ग्लूकोज है। अगर एक भी इधर हो गया, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन और ये वाला कायरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 कार्बन है, इन 4 कार्बन में जो OH और H का पोजीशन है कि कौन राइट है कौन लेफ्ट है, ये फिक्स है। अगर ये तो कार्बन के जो राइट साइड है तो ये हमेशा राइट साइड ही होना पड़ेगा, है ना। अगर इधर अगर क्यों हुआ, अगर इधर एक भी हो जाएगा तो आपको वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, वो कुछ अलग सा बन जाएगा, है ना। तो ये डी ग्लूकोज है। और अगर इसके सामने हम मिरर लगा दिए तो जो वर्टिकल लाइन में, मतलब ये सीधा वाला लाइन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता चेंजेस, तो CHO फिर C 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कायरल है ही नहीं। इसमें होगा देखो, ये वाला जो राइट हैंड साइड था वो सब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ वाला जो इधर था उधर चला जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। इसका जस्ट मिरर ले रहे हैं, है ना, इसका आईना रखें इसके सामने, इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसको बना रहे हैं। ये वाले H हैं तो जस्ट अपोजिट में बन जाएंगे। तो देखिए ये इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, ये भी एक तरह का ग्लूकोज ही है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो है L ग्लूकोज, है ना। क्यों इसको L? क्योंकि अगर आप इसका सॉल्यूशन बना के अगर इसको, है ना, PPL लाइट को पास कीजिएगा तो ये डेफिनेटली आपका जो लाइट का होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा ही करेगा, है ना। और ये इतना मात्र सिर्फ इस OH के पोजीशन चेंज करने से इसमें इतना चेंज आ सकता है कि आप इसको लेते हैं, है ना, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जबकि इस वाला फॉर्म को लीजिएगा, कुछ क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस, बस OH का इधर उधर किया गया, है ना, अरेंजमेंट, तो ये आपके बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये हमारा यूज का नहीं होता है, जबकि ये तो बहुत ज्यादा यूज का होता है। इसी से हम लोग तो पूरा जिंदा रह रहे हैं, है ना, ग्लूकोज ले लेके। तो इसका जो अरेंजमेंट है, जो OH है वो फिक्स होता है ना। इसको थोड़ा सा याद करके रखना है कि राइट राइट लेफ्ट राइट, है ना, ऐसे करके कि OH का कौन बता रहे हैं, राइट नीचे से ना, लास्ट और ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे फर्स्ट वाले कार्बन और लास्ट वाले कार्बन में, क्योंकि इसमें दोनों में कायरल नहीं है, अरे कायरल नहीं तो इसमें कहीं भी पोजीशन का कोई मतलब नहीं होने वाला। जो कायरल कार्बन होते हैं ये 4 कार्बन, उन्हीं 4 कार्बन से हमारा डिफाइंड होता है सब चीज। तो इनका राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके आपको रखना है ना। सवाल अगर आएगा, सवाल तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कि अगर पूछेगा आपका कि डी ग्लूकोज का मतलब क्या समझते हैं, तो सबसे पहला बात है, किसी के पहले डी ग्लूकोज लिखा गया है मतलब वो ग्लूकोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, क्योंकि इसके पहले डी लिखा गया है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब लाइट को वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। और डी लिख दिया मतलब वो भी बता दिया कि वो पक्का लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ऐसे करके होता है। चलिए ठीक है, तो चलो हाँ, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल रहे COOH OH, फिर यहाँ पे H और CH3 ऐसे, है ना। अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताओ ये D है कि L, D और L क्यों कुछ सुनाएगा, कि मतलब ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इससे पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि लाइट को घुमा भी सकेगा कि नहीं वही ना, ऐसा थोड़ी ना। तो समझे मतलब कि ये मॉलिक्यूल सबसे फर्स्ट काम
कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। अगर ये पता चल जाए ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो फिर कोई डी कोई एल का पास होगा क्या? नहीं, है ना। तो सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं तो पता करते हैं। क्या इसमें कोई भी कायरल से है कार्बन? बिल्कुल ये वाला कार्बन है। अगर ये एक कार्बन में कायरल है मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया कायरल मॉलिक्यूल, तो मतलब ये पक्का लाइट को घुमाएगा ही घुमाएगा। अगर ये किसी लाइट को घुमा दिया तो मतलब ये पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है ना। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो या तो वो डी की ओर होगा या तो एल। अरे वही ना होगा कि या तो वो डी फॉर्म में होगा या तो एल। अब हमें पता ये करना है कि डी है कि एल। तो देखो, तो तुम बाय थ्योरी से बाय कॉपी के हेल्प से या तो ऐसे करके कभी भी ये नहीं बता सकते हो कि ये डी है कि एल। समझ आएगा कि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, आप इसको कभी भी बिना एक्सपेरिमेंट का बता नहीं सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लेते हैं हम इसका एक्सपेरिमेंट किए और हमें मिला ये डी। क्या मिला? ये डी। मतलब कि ऐसा डी बोलने का मतलब क्या हुआ बताओ? कि ये इसको अगर हम सॉल्यूशन बना के उसमें लाइट पास करेंगे, कौन सा लाइट? पीपीएल। अरे ऐसे सीधा बल्ब को पास नहीं कर देना ना कि पीपीएल मतलब पीपीएल समझना है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसको पास करेंगे तो लाइट को कितना घुमाएगा? क्लॉकवाइज, है ना। कितना एंगल से घुमाए को मतलब नहीं है, घुमा दिया ना बस। देखो अगर ये डी घुमाया है तो अगर हम एक अब क्या उपाय कर सकते हैं, देखो इसके सामने अगर तुम एक लगा दो मिरर, क्या लगा दो? मिरर, है ना। इसको मिरर लगाओगे तो कैसे बनेगा बताओ? ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, घूम जाएगा, है ना। और ये भी सी और ये सी, जो वर्टिकल वाला लाइन है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये वाला कहाँ दिखेगा? जो इधर ए साइड है पहले दिखेगा आपको, माने OH ऐसे दिखेगा और ये H कहाँ चल जाएगा? पीछे। देखो अगर इस मॉलिक्यूल को तुम लेके आओगे, क्या लिखाओगे? इस वाले मॉलिक्यूल को तुम इसको भूल जाओ, इसको क्या कर दो? भूल जाओ। अगर इस मॉलिक्यूल को लेके आओगे और इधर इसका सोल्यूशन बना के और इसमें अगर लाइट पास करोगे तो 100% ये एल होगा। समझ आएगा? देखो अब जरा इन दोनों को एक साथ देखो कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल। ये दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, नहीं है क्या? है ना। और आईपीसी नेम भी सेम है, लेकिन इन दोनों का क्या प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। देखो इसको लाइट के साथ तब घुमाए तो किधर लाइट के पास के पीपीएल को तो क्या चाहिए? क्लॉकवाइज डिस्ट्रोरेटरी है, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल में अगर पीपीएल पास के क्या करेगा? एल एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवर रोटेटरी बन गया है। तो देखो दो मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है? है अगर दो मॉलिक्यूल जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग, तो पक्का ये दोनों क्या चीज है? एक तरह का आइसोमर। अच्छा किसके कारण से आइसोमर बने? लाइट के कारण से। कि इसमें जब लेके गए तो डी बन गया था, ये क्या बन गया? एल। तो इसी कारण से इसको बुलाता है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या ऑप्टिकल आइसोमर समझ में आएगा? कैसे होगा? अच्छा एग्जांपल अगर तुमसे बोलेगा ऑप्टिकल आइसोमर का बनाओ, तो आइसोमर मतलब दो कंपाउंड छापना पड़ेगा। तो तुम कुछ भी छापोगे उसमें से सबसे पहले कार्बन होना चाहिए, है ना। तो उससे एक बन जाएगा। और बिना एक्सपेरिमेंट का तुम डी और एल लिख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन कोई अगर तुमको बता दे कि डी है तो क्या तुम उसका एल बना सकते हो? बिल्कुल। उसके सामने क्या रखेंगे? मिरर। मिरर में जो छपेगा वही क्या होगा? एल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब देखो अब तुम बहुत ज्यादा जो नाम सीखोगे, है ना, इसको लिख लिया। ऐसा इसको लिख लो थोड़ा सा जल्दी से। सर इसको सॉल्यूशन में डालने पर तो ये सेम दिखना चाहिए था। इसको सॉल्यूशन में जब मिलाएंगे, हाँ दोनों तो एक ही कंपाउंड है। नहीं अलग एक कंपाउंड नहीं है। इस कायरल कार्बन में ये सब चीज मैटर करता है। इस जैसे इधर देखो, इस वाले में तुम H कहीं पे लगा दो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो कायरल कार्बन है तो इसमें OH इधर ही होगा, ये फिक्स होता है ना। क्योंकि अगर इसको इधर कर दोगे तो कहानी बदल जाएगा। जैसे अगर ये तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन, इन तीन कार्बन में से इस कार्बन के साथ कुछ करो कोई मतलब नहीं होगा, इस कार्बन के साथ भी कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो कायरल कार्बन है उसके साथ आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, उसका पोजीशन फिक्स होता है। अगर OH इसके राइट हैंड साइड है तो आपको राइट हैंड साइड ही OH लिखना है। क्योंकि अगर OH इधर हो गया तो क्या ये D हो रहेगी? एल बन जाएगा, एल बन जाएगा ना। इसी कारण से फिर हम लोग मतलब इसको नहीं कर सकते।
तो सर ये मॉलिक्यूल उसी तरह अरेंजमेंट में पाया जाता होगा? हाँ, एकदम इसी तरह से हमेशा पाया जाएगा। इसको और करने के लिए हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर करते हैं, है ना, आगे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी उसको नहीं जाना है। चलो आप जरा देखो, जैसे ग्लूकोज को अगर हम बनाएं तब तो क्या फॉर्मूला था? C6H12O6। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर बाद C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे CH2OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। देखो, अच्छा बताओ, ये ग्लूकोज क्या कैरल मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। इनमें कैरल सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और कहाँ है? यहाँ पे। देखो, प्लस आउट ऑफ 6 कार्बन में से 4 कार्बन है जो कैरल कार्बन है, समझ रहे क्या? देखो, तो जब तुम इसको अगर एक्सपेरिमेंट से पता करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा डी। क्या मिलेगा? डी। और पता है, तुम कोई भी ग्लूकोज का डब्बा खरीद के देखना, उसमें लिखा रहता है ग्लूकोज या तो ग्लूकोन, और बाद निकलता है डी। ये डी इसी चीज को बताता है कि वो ये वाला ग्लूकोज है जिसमें OH इस साइड है। अच्छा, अगर इसका डी निकाल लिए तो क्या तुम एल वाला बना सकोगे? देखो, एल बनाएंगे C डबल बॉन्ड OH, फिर ये क्या बनेगा? OH, फिर ये इधर पे बनेगा H, फिर इधर क्या? OH, फिर इधर पे क्या बनेगा? OH, फिर H, फिर OH, फिर क्या? H, फिर CH2OH। ये क्या होगा? L होगा। अच्छा, एल वहाँ पर लिख दिया मान के चलिए, तब यहाँ तो गलत हो जाएगा। नहीं मतलब अब कैसे जानेंगे? सो हाँ, इसको याद करेंगे अभी। कुछ नहीं जान रहे हो, उसी तरह से तो कैसे पता चलेगा वो डी है या फिर नहीं, मतलब ग्लूकोज को आपको याद करना पड़ेगा कि डी होता है, और डी को तुम्हें याद करना पड़ेगा कि OH किधर किधर होता है, सो फिक्स है। अच्छा बताओ, अगर एक भी पोजीशन इधर उधर हो गया तो क्या डी रहेगा क्या? वो नहीं। तो मतलब डी वाला सारा याद करना पड़ेगा? सारा नहीं, सिर्फ ग्लूकोज को, सिर्फ ग्लूकोज को, है ना। समझ में आया? अगर हम याद करवा देंगे कैसे याद करना है, सो याद करवाते हैं, तुरंत याद करवा देंगे। इतना फास्ट है। अभी देखना, जब तुमसे खुद याद होगा तुरंत में दिखा दे। देखो, अच्छा हम क्या पता से समझ ना कि देखो OH का जो पोजीशन होगा, क्या हम इसको इधर उधर कर सकते हैं क्या? ना। यहाँ वाले OH जो हैं इसको कोई भी कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर कोई राइट हैंड साइड है इसको हमेशा राइट हैंड साइड ही लिखना है, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर यहाँ पे गड़बड़ी हुआ तो लेफ्ट हो जाएगा घुमा, वो क्या करेगा? डी या तो एल। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? है ना। तो मतलब कि जिसका पोजीशन जिस साइड है उसको हमेशा वही साइड रखना है, तो इसको देख के लिखना कि किधर है OH, है ना। अच्छा, यहाँ वाला OH को मतलब है क्या? इस वाले कारण को बताओ, ये वाला कारण है क्या? नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, तुम इसका OH कहीं भी लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला कार्बन का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बीच वाला जो 4 है, इन चारों को बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो ये डी ग्लूकोज है, एल। देखो, कभी कभी हमें पूछ भी देता है कि ये डी किसके कारण है ना, ये डी किसके कारण है? डी किसके कारण होता है? ये डेस्टोट्रोटिक कारण से, मतलब कि ये इसको अगर हम घुमाएंगे, हाँ, तो ये क्या करेगा? लाइट को क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। अगर तुमको कभी चेक करना है तो चेक करके देख लेना। ग्लूकोन पानी में, हाँ, ग्लूकोन पानी में PPL लाइट को पास करना, देना 100% वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। और अगर ये वाला तुम लेके आओगे तो ये वाला तुम पियोगे तो तुमसे पचेगा ही नहीं, तुम्हारा बॉडी इसी को पचा सकता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सोचो मात्र थोड़ा सा OH से खाली पोजीशन चेंज हो गया, अरे कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, खाली पोजीशन चेंज हुआ है कि तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा वो। सर कंपनी बनाता होगा तो इसको ध्यान देता होगा? हाँ, बिल्कुल ध्यान देगा, कैसे ध्यान देगा? सब चीज ध्यान देगी कि किधर उसको OH रखना है, वहीं रख के बनाना है। जरा एक भी अगर गड़बड़ा के नहीं इधर तो ग्लूकोज नहीं रहेगा। और तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम आज नेट में जाके सर्च करना पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखना तुमको 16 को मिलेगा, है ना। 16 कैसे मिलेगा तुमको बताएंगे, है ना, अगले क्लास में। इसका तुम्हें 16 स्ट्रक्चर मिलेगा और 16 में से कोई एक होगा जो ऐसा छपायल होगा और उसको बोलेंगे हम लोग डी ग्लूकोज, है ना। इसको दूसरा नाम है इसका एल ग्लूकोज। अगर सब OH अगर इधर छाप दोगे तो उसको एलोज बोलते हैं, और उसका भी फॉर्मूला होगा C6H12O6, है ना। ऐसे करके तुम नेट में जाके सर्च करके देखना, 16 मिलेगा, फिक्स है। समझ में आएगा, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा याद करते हैं, है ना, कि कैसे हम याद करेंगे। सो हम याद करना है डी ग्लूकोज को। किसको याद करना है? डी ग्लूकोज को। देखो,
फॉर्मूला तो आपको याद होगा C6H12O6 है ना। ये अगर ये ग्लूकोज बना दो, दोनों स्ट्रक्चर याद करवाएंगे, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का, और दोनों का हम लोग याद करेंगे डी वाला फॉर्म। कौन वाला फॉर्म करेंगे? डी वाला। अच्छा तुमसे अगर बोलेगा कि ग्लूकोज का आप एल ग्लूकोज छापिए, क्या छापिए? एल ग्लूकोज, तो क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं ना, बस उसके पास डी वाला बना के आईना रख देना, उसके बाद जो छापेगा उसको छाप देना, है ना। तो हम लोग डी वाला याद करते हैं, कैसे सोचते हैं। अच्छा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का नाम सुने नहीं? अच्छा फ्रुक्टोज का क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। C6H12O6। अरे एक ही चीज होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है। लैक्टोज क्या होता है ना, लैक्टोज होता है जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना। चलो अच्छा तुम लोग नहीं पढ़े थे। अच्छा देखो अभी टेस्ट का क्वेश्चन बनेगा, है ना, है ना। ग्लूकोज है ना, C6H12O6। अच्छा और यहाँ पे क्या है? फ्रुक्टोज C6H12O6। अच्छा अगर देखो ऐसे ही तुमको दिमाग में आ जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दो नाम माने दो मॉलिक्यूल, और दोनों में का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो पक्का आइसोमर होगा, और नाम अलग है तो प्रॉपर्टी अलग होगा ही होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर प्रॉपर्टी अलग, और प्रॉपर्टी अलग के लिए हम लोग क्या करते थे? नेम चेक करते थे। इसका खुद नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रुक्टोज। अगर नाम अलग है तो गुण तो अलग होगा ही होगा, मतलब एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक तरह के आइसोमर है। अच्छा किस में आएगा? ये स्ट्रक्चरल में आएगा, है ना। अब टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा स्ट्रक्चर में कौन सा, तुमको छांटना है, उस दिन छांट के खुद से देखना है ना। स्ट्रक्चर में होगा तो फिक्स हो गया नहीं। अच्छा इसका भी अच्छा ऐसे पूछता कभी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कौन सा आइसोमर? पोजीशन। अरे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कौन सा आइसोमर है? देखो अरे फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, यहाँ भी ग्लूकोज यहाँ भी ग्लूकोज, नाम तो सेम है क्या? अच्छा डी क्या बताता है? लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना, ये एल क्या घुमाता है? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट वाला कहानी कहाँ जाता है? स्टीरियो में, और स्टीरियो में कहाँ पे? ऑप्टिकल में। डी और एल कहीं भी आ गया मतलब वो ऑप्टिकल का एग्जांपल है, और ई जेड या सिस ट्रांस कहीं है तो मतलब वो क्या है? ज्योमेट्रिकल का। मैंने बताया क्या कि जो स्टीरियो का एग्जांपल छांटना बहुत आसान है। जैसे कहीं तुमसे बोलेगा सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन किसका एग्जांपल है, ऐसे बता दिया नहीं किसका? ज्योमेट्रिकल का। बोलेगा कि ई ब्यूटीन और जेड ब्यूटीन किसका एग्जांपल है? ज्योमेट्रिकल का। उसका नाम खुद बोलता है कि हम हैं, बस तुम्हारा लिखना है। उसी तरह से लिखेगा कि डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज, बता दिया ऑप्टिकल है। वो डी एल सिस ट्रांस ई जेड लिख के साफ साफ बताता है कि हम किसका एग्जांपल है। स्ट्रक्चर में दिक्कत हो जाता है कि थोड़ा सा पहचानना पड़ता है, चेन है, पोजीशन है कि फंक्शनल की मेटम है। समझ में आ रहा ना? ऐसा करके तो ऐसा नहीं है कि अब हम लिखे हैं सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, तो उसमें भी तुम गड़बड़ा सोच रहे हो कि किसका एग्जांपल होगा। सिस ट्रांस पक्का ज्योमेट्रिकल का ही होगा, है ना, कोई बिना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको कैसे स्ट्रक्चर में बोल दिए? इसका नाम तो चेंज है। हाँ नाम चेंज है, तो आप बोल रहे हैं कि ये ऑप्टिकल का है। हम किसका किसका बीच में बोल रहे हैं? हम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो सवाल हम बोल रहे थे वो ग्लूकोज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही अलग है ना। हाँ हाँ बिल्कुल आप बेचने में लिख सकते हैं। चलो ग्लूकोज का छापते हैं, देखो सिखाते हैं कैसे छापना है तुम्हें याद, क्योंकि जिधर OH तुम्हें याद रखना है, क्योंकि तुमको पता है कि अगर OH इधर भी गया किधर भी गया तो कहानी वो खत्म। चलो ग्लूकोज 6 का सबसे पहले आपका काम है कि 1 2 3 4 5 6 सीधा ही छापना है ना। और इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सबसे जो मेन डिफरेंस होता है सो बताते हैं। देखो ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, क्या होता है? एल्डिहाइड, जबकि एक फ्रुक्टोज में होता है क्या? कीटोन। एक ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड, और एक फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन। देखो अगर इसमें हमको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको फिक्स है कि आपको मैंने एल्डिहाइड या तो कभी सबसे साइड में ही बनता है, कभी बीच में कभी एल्डिहाइड देखे होगा नहीं ना। ये तो टर्मिनल वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, क्या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा टर्मिनल में आएगा, तो टर्मिनल ये कार्बन या तो ये वाला कार्बन, तो क्या क्या जाए कि सबसे ऊपर वाला को बना देते हैं एल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O और H बना दिया एल्डिहाइड। अब हमें इसको बनाना है कीटोन। अच्छा
इसको और इसको तो कीटोन बना ही नहीं सकते। नहीं। आपको आना पड़ेगा कहीं बीच में, तो देखो सबसे टॉप को बना सकते क्या कीटोन? नहीं, नहीं। नहीं। तो कौन बचा? बीच वाला, तो उसको बना देंगे हम कीटोन। कीटोन। समझ में आ गया क्या? हाँ, अब देखो जो सबसे नीचे वाला कार्बन होता है, देखो अभी इसमें क्या है, जितना भी कार्बन बचा है ना, तुम्हें कितना देखो ऑप्शन कितना होता है इसमें? 6। देखो एक कार्बन में एक ऑप्शन चला गया है, इसमें भी ऑप्शन चला गया, कितना बचा? 5, और 5 कार्बन भी है, यस तो हर एक के पास OH जाने वाला है, मैंने हर एक कार्बन के पास OH जाने वाला है। तो देखो जो सबसे नीचे होगा उसमें तुम OH बिठा दो अपने से, इसमें भी OH बिठा दो, कहीं बिठा सकते हो, नीचे वाला कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऊपर और नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बीच वाला में हमको उससे ध्यान रखना है। तो नीचे वाले कार्बन में हम OH बैठा दिए। अब देखो याद करते हैं इसको, तो इसमें कैसे बैठाना है? OH बैठाने का ग्लूकोज में हम याद करेंगे, राइट है ना, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, समझ का? राइट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा आपको याद रखना है। इसमें भी राइट राइट लेफ्ट, अच्छा राइट से यहाँ बचपन किया तो खत्म हो गया, फिर यहाँ पे ली तो राइट, ऐसे में आया राइट राइट लेफ्ट राइट, हो जाएगा यार। आप सबका 4 बॉन्ड पुरा दो, देखो इसका 1 2 बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 गो, तो 1 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें कितना? 2 हाइड्रोजन। देखो ये बन गया ग्लूकोज, तो कम नहीं गया, कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा ना। ये 6 कार्बन पहले सीधा बना लीजिए। क्या रखना है? एल्डिहाइड में ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड, उसमें क्या होता है? कीटोन, है ना। बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में इसका और डिटेलिंग करेंगे हम लोग, है ना, अलग अलग नाम और सीखेंगे, लेकिन आपको फिलहाल सीखना है इसका नाम। तो चलो टेस्ट में क्या पूछेंगे, तुम अभी भी बता सकते हो, बताओ ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, और है तो किस तरह का आइसोमर? पहले लिख लेंगे उसके बाद सवाल। इसको ताकि ट्राई करना एक बार, है ना, ट्राई का अभी तुरंत में करो कि सबसे पहले ग्लूकोज को लिख के देखो, फ्रूक्टोज को लिख के देखो। चलो उसके बाद क्लास एंड करते हैं, कल करेंगे बाकी।